नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए कल मतदान होगा। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल के मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वहीं चौथे दौर के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा होगा, जबकि पांचवें दौर के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार की कवायद तेज हो चली है। लोकतंत्र में बिहार के चुनावी रण से जुड़ी हर हलचल के अलावा बुनियादी मुद्दों की भी बात होगी। दिखाएंगे चुनावी मैदान में जोर आजमाने उतरी सबसे बुजुर्ग महिला उम्मीदवार भी, और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दूसरे दौर के मतदान की तैयारियां शुरू। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 6 जिलों की 32 सीटों पर कल होगी वोटिंग। चौथे दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी। आज होगी पर्चों की जांच। पांचवें दौर के लिए नामांकन का आखिरी दिन। पूर्णिया में 96 साल की उम्र में सुमित्रा देवी ने भरा पर्चा। आजादी के बाद पहले विधानसभा चुनाव में भी आजमाई की किस्मत। पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के पोस्टर पर महागठबंधन को एतराज। चुनाव आयोग से की शिकायत। प्रचार खत्म होने के बाद अब दूसरे दौर के मतदान पर सबकी नजरें लगी हैं। सीटों के लिहाज से देखें तो दूसरा दौर सबसे छोटा है, लेकिन 6 जिलों की 32 सीटें प्रदेश की राजनीति में बहुत अहमियत रखती हैं। यही कारण है कि इस दौर में सभी पार्टियों ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दक्षिण बिहार का ये इलाका आज भी विकास के इंतजार में टकटकी बांधे है, लेकिन राजनीतिक हलचल यहाँ चरम पर है। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को इस इलाके में मतदान होगा। इसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी सहित कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इस दौर में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया की 32 सीटों पर वोटिंग होगी। बड़ी संख्या में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के चलते सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। बहुत बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स आ रही है, जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर रहेगी, ताकि लोगों को सुरक्षित होने का एहसास हो सके और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सके। हमारा जिला नक्सल अफेक्टेड भी है, उसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारियां की है। क्योंकि नक्सल अफेक्टेड होने के कारण कई प्रकार के नए सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, तो उन सभी को हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की। दूसरे दौर में 456 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या महज 32 है। सबसे ज्यादा बीएसपी के 32, बीजेपी के 16, जेडीयू के 13, आरजेडी के 13, सीपीआई के 13, कांग्रेस के 6, आरएलएसपी के 6, एलजेपी के 3 और सीपीएम के 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा दूसरी पार्टियों के 200 और 146 निर्दलीय प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके भाग्य का फैसला 86,13,832 मतदाता करेंगे। चुनाव आयोग ने 9,119 मतदान केंद्र बनाए हैं और इतनी ही तादाद में ईवीएम की व्यवस्था की गई है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र सासाराम है, जबकि सबसे छोटा मखदूमपुर। छोटा होने के बावजूद मखदूमपुर काफी अहम है, क्योंकि यहां से जीतन राम मांझी मैदान में हैं। इस दौर में जिन 32 सीटों पर मतदान होना है, उनमें सबसे ज्यादा गया में 10, रोहतास में 7, औरंगाबाद में 6, कैमूर में 4, जहानाबाद में 3 और अरवल में 2 सीटें हैं, जिनमें 7 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। महिला उम्मीदवारों के लिहाज से इस दौर में भी आंकड़े सुखद नहीं हैं। महज 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां एक से ज्यादा महिला उम्मीदवार मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरे दौर के लिए 16 अक्टूबर को जिन 6 जिलों में चुनाव होना है, उनमें से कई इलाके नक्सल पीड़ित हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ने संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। चैनपुर, कुंटुम्बा, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, टिकारी और अतरी में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि चेनारी, सासाराम, डेहरी, काराकाट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर, गोह, बेलागंज और वजीरगंज में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि बाकी सभी सीटों पर 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। बिहार में दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार कल शाम थम गया। अब नेताओं के घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। 16 तारीख को 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। दूसरे दौर के लिए बुधवार शाम प्रचार थमने तक सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा।
एनडीए की ओर से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अरवल, कैमूर के रामगढ़, औरंगाबाद और गया के वजीरगंज में चुनावी सभाएं की, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोहतास के नोखा और काराकाट में जनता से मुखातिब हुए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने औरंगाबाद के नबीनगर और अरवल में जनसभाएं की, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने रोहतास के दिनारा और नोखा में लोगों से वोट मांगे। तो उधर महागठबंधन की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के बेलागंज, भभुआ के रामपुर, रोहतास के चेनारी, करहगर और दिनारा में जनसभा को संबोधित किया। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी दूसरे दौर के लिए 8 चुनावी रैलियों में हिस्सा लिया। 16 अक्टूबर को 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इससे पहले 12 अक्टूबर को पहले दौर के लिए 10 जिलों की 49 सीटों पर 57% वोटिंग हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे दूसरे दौर के मतदान को लेकर। 6 जिले हैं, 32 सीटें हैं प्रणव, और हम जानते हैं 32 में से 23 सीटें नक्सल पीड़ित इलाकों में आती है। एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए, हालांकि काबिले तारीफ हर बार आयोग का काम रहा है, लेकिन अभी भी कितनी बड़ी चुनौती, किस तरह की तैयारियां? देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और खास एहतियातन उन इलाकों और उन जो पोलिंग बूथ है उनकी तरफ सबसे ज्यादा इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, जहां जो संवेदनशील बूथ हैं, जहां पर कोई खतरा हो सकता है। इससे पहले, चुनाव से पहले न सिर्फ नक्सल जो गुट हैं उन्होंने चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी, बल्कि कई जगह जो लैंडमाइन है उससे उसको भी उसके जरिए भी हमला करने की कोशिश की। हालांकि जो सुरक्षा बल थे उन्होंने कई लैंडमाइंस ऐसी थी जिनको निष्क्रिय किया, जिनका पता लगाया। तो इसी को देखते हुए वो जो पूरे इलाके हैं वहां चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। हवाई सर्वेक्षण किए जाएंगे, वीडियो सर्विलांस के जरिए हर बूथ पर नजर रखी जाएगी, ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। और इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है उसका काम जो है वो उसको इस पूरे बूथ से बाहर रखा गया है। उसका काम होगा सिर्फ जो पेट्रोलिंग करने का जो जिम्मा है वो लोकल पुलिस के जिम्मे होगा, और जो वोटर्स उनको कतारबद्ध करने का जिम्मा लोकल पुलिस के पास होगा। लेकिन भीतर की जो जिम्मेदारी होगी वो सारी जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है या सीआरपी है, जो अर्धसैनिक बलों के जवान है, वो इसका जिम्मा उठाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि पहले चरण की तरह ही जो दूसरा चरण है वहां भी न सिर्फ नक्सलवाद है, बल्कि हमने देखा है कि यहाँ पर जातीय विद्वेष की जो घटना है वो भी बड़ी आम रही है। यहाँ पे धनबल और बाहुबल का भी बोलबाला है, जो काफी उम्मीदवार हैं जो अपने आप में बाहुबली हैं। तो इन सब, और उनके आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भी हैं। तो इन सब को देखते हुए न सिर्फ नक्सलवाद के इलाके जो है वहां पर एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए, बल्कि जो उम्मीदवार है, जो दागी उम्मीदवार है, जो बाहुबली है, जो धनबल है, उसको किस तरह से रोका जाए वो भी एक चुनौती है। इसे लेकर चुनाव आयोग पहले ही चिंता जता चुका है। वो कह चुका है कि हर चौथा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां धनबल के इस्तेमाल की आशंका है बिहार चुनाव में, इसलिए और ज्यादा तैयारियां और मुस्तैदी आयोग की तरफ से बढ़ती जा रही है। हमने देखा प्रणव कि जो 32 विधानसभा सीटें दूसरे दौर की हैं, चाहे महागठबंधन की बात करें, एनडीए के बड़े नेताओं की बात करें, इसके अलावा हमने देखा कि बीएसपी प्रमुख मायावती, साथ ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से, और वाम मोर्चे ने भी अपना पूरा जोर लगाया प्रचार में। हमने देखा कितनी अहमियत रख रहे हैं, और क्या दो बड़े दलों के अलावा, दो बड़े गठबंधन के अलावा किसी और की दस्तक यहां दिखाई दे रही है? आज क्या रहने वाला है और प्रचार को लेकर? देखिए, अब क्योंकि प्रचार आधिकारिक रूप से प्रचार नहीं किया जा सकता, तो फिर जितने भी राजनीतिक दल है उनकी कोशिश है कि वो सीधे संवाद कायम कर सके वोटर्स के साथ। वो रैलियों की इजाजत नहीं होगी, किसी तरह के लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं होगी। तो इसलिए अब डोर टू डोर कैंपेन, सीधे सीधे जो वोटर उससे मुखातिब होने की कोशिश कर रहे हैं सभी राजनीतिक दल। जहां तक आपने सवाल किया कि लेफ्ट पार्टीज का, समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का या दूसरे अन्य दलों का, तो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा वजूद है इन दलों का, क्योंकि इससे पहले भी ये सभी दल चुनाव में उतर चुके हैं। हालांकि जो लेफ्ट पार्टी है, खासतौर पर सीपीआई जो है,
वो जीत दर्ज कर चुके, इससे पहले वोट प्रतिशत भी मिला था। तो इस बाकी जो दल है उनकी मौजूदगी इस रूप में तो चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकती है कि वो थोड़े से वोट लेकर और हार जीत जो महागठबंधन या एनडीए के जो प्रत्याशी है उनकी हार जीत पर असर डाल सकते हैं, लेकिन खुद उनका कुछ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो जाए ऐसी उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर उतना ज्यादा जिसको कहा है संगठन स्तर पर भी इन दलों का कोई बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं है। लेकिन चुनाव मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए जरूर है। हो सकता है कुछ सीटों पर ये हार जीत को प्रभावित कर जाए, और लेकिन खुद कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन हो ऐसा लगता नहीं है। इस चुनाव में भी सीधा मुकाबला सिर्फ महागठबंधन, तो आप कह रहे हैं बड़ा असर भले ही ना दिखाई दे, लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की हर दल ने इन सीटों पर पुरजोर कोशिश की है। प्रचार का आखिरी दिन कल था। अब उम्मीदवार घर घर दस्तक देकर लोगों से वोट मांगने की, वोट देने की अपील कर रहे हैं अपने अपने पक्ष में। प्रणव, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव के चौथे दौर की अगर बात करें तो उसके लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। इस दौर में 7 जिले पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की 55 सीटों पर मतदान होगा। इस दौर में पूर्वी चंपारण की 12 सीटें, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिम चंपारण की 9, सीवान और सीतामढ़ी के 8-8, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट शामिल है। आज नामांकन पत्रों की जांच के बाद 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस दौर में 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। सभी 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार चुनाव के 5वें दौर के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव के इस आखिरी दौर के लिए 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 15 अक्टूबर यानी आज नामांकन पत्र आज तक दाखिल किए जा सकेंगे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच का काम किया जाएगा, जबकि 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 नवंबर के दिन आखिरी दौर यानी 5वें दौर का मतदान होना है। 5वें दौर में 9 जिले मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा की 57 विधानसभा सीटें हैं। पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पोस्टरों को लेकर महागठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। महागठबंधन के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल और वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने निर्वाचन आयोग को शिकायत पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। महागठबंधन ने एयरपोर्ट प्रबंधन को भी खत लिखकर पूछा है कि बीजेपी ने पोस्टर लगाने की अनुमति ली थी। हमने चुनाव आयोग की जानकारी में ये सारी चीज लाई कि किसके कहने पर ये चुनाव प्रचार पटना एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। नंबर 1, अगर आपने इजाजत दी है तो आप बताएं। तो उनका नहीं, हमने इजाजत नहीं दी। कि एयरपोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर दर्जनों कटआउट लगे हुए हैं वोट मांगते हुए, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज है एक पॉलिटिकल पार्टी के हित में। इलेक्शन कमीशन ने इसको संज्ञान में लिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उसको शाम तक कम से कम नीचे उतरवा देंगे। प्रधानमंत्री ने संविधान और कानून का मजाक उड़ाया है, एयरपोर्ट का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, रेलवे स्टेशन का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। क्या इतने घबरा गए हैं प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी कि अब कानून को भी ताक पे रख के वो इलेक्शन लड़ेंगे? क्यों उनको इस बात से एतराज क्यों है पोस्टर से? ऐसा इसमें क्या लिखा हुआ है? अब मैंने एक बात कही इसमें, अगर उनको लगता है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों उनको लगता है वाई द हैट फिट्स हिम। ये तो मैंने मिस्टर कुमार बोला ना। मिस्टर कुमार तो भैया बिहार में बहुत सारे हैं, मेरे खुद के नाम के आगे कुमार लगा हुआ है। मैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गोपालगंज के हथुआ की चीनी मिल और उससे जुड़ी समस्याएं। बोधगया की विश्व के नक्शे पर अलग पहचान है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान यहीं मिला था।
यही वजह है कि हर साल लाखों की तादाद में विदेशी पर्यटक यहां पहुंचते हैं। विश्व धरोहर होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं की कमी यहां साफ दिखती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ते विदेशी निवेश से पुराना व्यापार वजूद खोता जा रहा है। समूचे विश्व में महाबोधि मंदिर के लिए मशहूर बोधगया को भगवान बुद्ध की धरती भी कहा जाता है। लाखों की तादाद में देशी विदेशी पर्यटक हर साल यहां का रुख करते हैं। 2002 में इसे विश्व धरोहर स्थलों की श्रेणी में शुमार किया गया। बावजूद इसके जगह जगह गंदगी का अंबार, बदहाल सीवर सिस्टम, पानी की कमी और खराब सड़कें यहाँ की कहानी बयां करते हैं। आज भी ये इलाका बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। It's not meeting the international standard as well as UNESCO standards, so there should be more development, more amenities, facilities, and these are things. तो यहाँ गाय चल रही है रोड पर, चौड़ी रोडें नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, नाला जाम है। तो वो सरकार को हम लोगों ने बार बार कहा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो कम से कम डेवलप कर दीजिए। तो वहीं बढ़ते विदेशी निवेश से स्थानीय लोग खतरा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे स्थानीय लोगों का व्यापार ठप होने की कगार पर है। क्या नुकसान है? नुकसान तो थोड़ा यहाँ से मंदिर से दूर भेज दिया। अब जैसे हम यहाँ पर हैं, अब हमको दूसरा जगह भेज देगा तो नुकसान तो जरूर है। हमारी पढ़ाई रुक गई है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हुआ तो हम फिर आज रोड पर है। हम दुकान अस्थायी था, हमें आज वहाँ से अच्छी इनकम थी। सरकार कहती है कि लोगों को इनकम बढ़ेगा, तो हमें रोजगार ही नहीं तो इनकम क्या? ग्रेजुएशन करके फुटपाथ पर है। दूसरे एशियाई देशों से विदेशी आकर लगातार निवेश कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इसके निवेश का हिसाब नहीं है और न ही ये लोग कर चुकाते हैं, लिहाजा राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मोनेस्ट्री की बढ़ती संख्या से महाबोधि मंदिर के वजूद पर भी खतरा मंडरा रहा है। सरकार को एक चीज सोचना चाहिए, सबसे पहले किसी देश की संस्कृति के लिए एक मंदिर काफी होता है, और उस मंदिर के साथ आपके जो मॉन्क्स होते हैं, 8-10 मॉन्क्स होंगे तो उनके लिए 8-10 कमरे काफी है। लेकिन यहाँ पे सरकार का कोई मतलब पकड़ नहीं है इन मोनास्ट्रियों पर। वो कहते हैं विदेश नीति है, विदेश के लोग हैं जो बौद्धिस्ट हैं वो तो आएंगे यहाँ मंदिर बनाएंगे, वो अपना मंदिर बना, क्योंकि विदेशी मुद्रा लाते हैं डायरेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी परमिशन नहीं है, और वो यहाँ खर्च करके करोड़ों अरबों का संपत्ति बना रहा है, उसका कोई लेखा जोखा लेने वाला नहीं है। इस चुनाव में ये बड़े मुद्दे के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोधगया को एक आध्यात्मिक राजधानी का स्वरूप देने की बात कही है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर कोई मास्टर प्लान नहीं है और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण ये पूरी घोषणा एक सपना सा लगती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ नीलू व्यास, बोधगया से राज्यसभा टीवी के लिए। बारिश के पानी पर निर्भर बिहार के किसानों के लिए बीते कई साल में नहरों की योजनाएं तो बनी, लेकिन वो शिलान्यास से आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसी ही एक नहर गया के वजीरगंज में भी है। तिलैया घाघर नहर परियोजना के नाम से इसे 1962 में शुरू किया गया, लेकिन अब तक ये नहर नाले की शक्ल में है। राज्यसभा टीवी संवाददाता ने यहाँ के किसानों की परेशानियां जानने की कोशिश की। मैं अभी मौजूद हूँ गया के वजीरगंज इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक नहर की खुदाई की गई है। हालांकि ये जंगल के रूप में आ चुका है और बहुत सारी झाड़ियाँ लग चुकी हैं। ये जो परियोजना थी, ये तिलैया ढाढर परियोजना के नाम से जानी जाती थी और इस परियोजना की शुरुआत सन 1962 में किया गया था, ताकि किसानों को अपने खेत सिंचाई के लिए सारी सुविधाएं मिल सकें। और तिलैया जो कि आज की डेट में झारखंड में पड़ता है, वहां से पानी आने की योजना थी। और लेकिन ये योजना आज भी उसी तरीके से पड़ी हुई है जैसे 1962 में शुरू हुई थी। कुछ स्थानीय लोग खड़े हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। ये जो तिलैया झाझर परियोजना है, इससे कितने जिले प्रभावित होते हैं और कितने किसान? इससे 4 जिले प्रभावित होते हैं और तकरीबन जितनी आबादी है सब किसान हैं, सब खेती पर निर्भर हैं, सभी इसी पर निर्भर करते हैं और पानी का यहाँ बहुत ज़्यादा अभाव है। जनप्रतिनिधि के अवहेलना के कारण आज तक ये जो हमारा नहर है वो सूखी पड़ी है। कि इसके लिए दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया गया, लोगों से मिला गया, क्या निचोड़ क्या निकला? स्थानीय लोगों ने इसके लिए बैठक, धरना प्रदर्शन सारा चीज जैसे किया है। आश्वासन तो बहुत जनप्रतिनिधियों के द्वारा मिला है। इसमें हम लोगों ने एक बैठक गया में की थी। अभी तक तो कोई संभावना नहीं है। फतेहपुर में
बहुत बड़ा रिजर्वायर बनने के लिए मैंने देखा था कि काफ़ी राशि खर्च हुआ है और गिट्टी और ईंटा वगैरह का स्टोर हुआ, उस स्टोर से काम न हो सका और बाद में सारे के सारे वैसे नष्ट हो गए। इन किसानों की उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूर सरकार, प्रशासन के लोग और सुप्रीम कोर्ट भी इनके लाचारगी पे जरूर गौर करके इनके पक्ष में कोई ऐसा निर्णय देगा ताकि इस नहर में फिर से पानी आ सके और किसान अपनी सिंचाई कर सकें। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शिशिर चौबे, गया, राज्यसभा टीवी के लिए। बिहार में एक महिला ने 96 साल की उम्र में नामांकन भरकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इस महिला ने आजादी के बाद पहले विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी और बाकायदा जीत दर्ज की थी। करीब 6 दशक बाद एक बार फिर मजबूत इरादों के साथ ये चुनाव मैदान में है। ये है पूर्णिया की सुमित्रा देवी मंडल। कहते हैं राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन 90 की उम्र पार करते करते अच्छे अच्छे नेता मैदान छोड़ देते हैं। लेकिन सुमित्रा देवी का जज्बा आज भी उन्हें राजनीति में तरोताजा रखे हुए है। बिना किसी लाठी और चश्मे के चहलकदमी कर रही सुमित्रा देवी को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये 96 साल की हैं। उनकी बातें और जज्बा युवा पीढ़ी के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। यहाँ से चुनाव लड़कर यहाँ के लोगों को न्याय दिलावे। यहाँ जो हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार व्याप्त है, अफसरशाही है, गरीबों को सताने का काम कर रहा है, जात पात की राजनीति कर रही है। सुमित्रा देवी की माने तो उनका जन्म 1920 में हुआ और उन्होंने आजादी की लड़ाई में न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि अंग्रेजों से लोहा लेते वक्त गोली भी खाई। 42 का आंदोलन में मैंने लड़ाई किया है। मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ। मेरे पैर में गोली लगी हुई है। 52 फर्स्ट चुनाव में लड़ी। 1952 में गोगरी निर्वाचन क्षेत्र था। गोगरी। सुमित्रा देवी मंडल ने राष्ट्रवादी जनता पार्टी के टिकट पर पूर्णिया सीट से पर्चा दाखिल किया है, लेकिन चुनाव इनके लिए कोई नई बात नहीं है। आजाद भारत में पहले विधानसभा चुनाव में सुमित्रा देवी ने तत्कालीन मुंगेर जिले के गोगरी सीट से जीतकर विधानसभा में कदम रखा था, जिसे आज खगड़िया जिले के बिलदौर निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा देवी फिलहाल पूर्णिया के ही हरिपट्टी में सामाजिक कामों में सक्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा आज भी एक पिछड़े इलाके के रूप में जाने जाता है। जेपी आंदोलन से निकले बिहार के किसी भी नेता ने अब तक सिताब दियारा की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया है। आइए देखते हैं कि सिताब दियारा में जेपी के गांव का क्या हाल है। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण का गांव सिताब दियारा। सिताब दियारा गांव की पहचान आज जेपी से है। उत्तर प्रदेश से सटे और बिहार के छपरा जिले में स्थित सरयू नदी पर बसे इस गांव में आजादी के करीब 7 दशक बाद भी सड़क नहीं पहुंची है। सिताब दियारा पहुंचने के लिए पहले उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। बिहार में सरकारें आईं और गईं, लेकिन यहां तक पुल नहीं बना। लालू का भी काल चला गया, विकास नहीं हुआ। नीतीश का भी काल चला गया, विकास नहीं हुआ। अब एक बार नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने इसको जयप्रकाश नारायण नगर लाला टोला को, जयप्रकाश जी की जन्मभूमि को राष्ट्रीय स्मारक, जयप्रकाश फाउंडेशन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। जनता को एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है। जेपी के गांव के बाद अब उनके पुश्तैनी घर की हालत देखिए। जेपी 1977 के आंदोलन के वक्त भी यहीं रहे थे। उनके आंदोलन से कई शिष्य निकले और राज्य से लेकर केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन जेपी चुनाव में याद किए गए और फिर भुला दिए गए। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, नहीं मेरे जगह जमीन है, न मेरे पेंशन है, नहीं मेरे पास कुछ है। एक लड़का एक लड़की है, वो अपना कमाता पेट काट के हमको पालता है। इस विधानसभा चुनाव में भी जेपी का नाम सभी दल और गठबंधन ले रहे हैं, लेकिन 25,000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अब नेताओं के आश्वासनों से
थक चुके हैं। सिर्फ राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेकते हैं और जब वोट की राजनीति करनी होती है तो जेपी जी याद आते हैं और जेपी जी के याद आते हैं, उनका घर याद आता है और यहाँ पर तमाम घोषणाएं की जाती है और घोषणाएं मतलब घोषणा तक ही सीमित रह जाती है। छपरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में नदी से होने वाला कटाव, अतिक्रमण, बेरोजगारी और अवैध शराब का कारोबार मुख्य समस्याएं हैं। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। मौजूदा सरकार का भी यही दावा है कि प्रदेश में विकास की बयार है, लेकिन गोपालगंज जिले की हथुआ चीनी मिल इसे झूठा साबित कर रही है। पिछले 30 साल से ये चीनी मिल बंद पड़ी है और इसे लेकर कई बार आंदोलन तक किया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी सभा में बंद हथुआ चीनी मिल को चालू करने की घोषणा की थी। उन्होंने गोपालगंज की जनता से वादा किया था कि सरकार बनते ही बंद चीनी मिल चालू कर दी जाएगी, लेकिन उनके जीतने के 10 साल बाद भी चीनी मिल बंद पड़ी है। इस बार फिर हथुआ की बंद चीनी मिल चुनावी मुद्दा है। हथुआ शुगर फैक्ट्री चलाने के लिए मैंने विधानसभा में कई बार प्रश्न किया। मूल्यांकन के आधार पर 4 बार टेंडर भी कराया गया, लेकिन कोई सफल उद्योगपति नहीं मिलने के चलते शुगर फैक्ट्री चालू नहीं हो सका। जो लोग वादा किए थे वो झूठा वादा था। वो मिल के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, न विधानसभा में कोई क्वेश्चन उठाए हैं, न कहीं किसी के पास गए हैं। गन्ना किसानों के करोड़ों रुपए बकाए हैं। हथुआ मिल जब चालू थी तब गन्ना किसानों और इसके कर्मचारियों की जिंदगी खुशहाल हुआ करती थी। आज तक इतना फैक्ट्री बीत गई और लालू जी थे तब से और आज तक वो भी डेट लेते लेते कोर्ट से इतना दिन बिता दिया। लगता है जो वो डेट लेते लेते पूरा वर्कर को यहाँ हक नहीं देंगे। नीतीश जी पिछले इलेक्शन में यहाँ आए थे चुनाव प्रचार में बंगला पर, तो कह कर गए कि जब तक हम फैक्ट्री नहीं चला देंगे और मजदूरों का तनख्वाह नहीं दे देंगे, बकाया नहीं राशि नहीं दे देंगे, तब तक फिर हम दोबारा इस जिला में वोट मांगने नहीं आएंगे। चीनी मिल को चालू कराने के लिए सूबे के मुख्यमंत्रियों से कई बार फरियाद की जा चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। लिहाजा इस बार गोपालगंज की जनता इस मुद्दे को लेकर काफी सजग है। गोपालगंज में तीसरे चरण में चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव पर अगली खास पेशकश आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।